दोस्तों नमस्कार। 15 तारीख को अतीक और उसके भाई की कल्विन हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल के लिए ले जाते हुए 3 लोगों ने हत्या कर दी। ये हत्या पुलिस कस्टडी में हुई थी। कोर्ट ने उनको पुलिस कस्टडी में भी रखा था और इसी दौरान उनकी हत्या हो गई थी, तो काफ़ी हाय-तौबा मचा जाया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो ऐसा था, वो वैसा था, वो लॉ मेकर था, एमएलए था, एमपी था, उसको इस तरीके से नहीं मानना चाहिए था, ये था। मीडिया का दोगलापन आप लोगों ने देखा ही होगा। खैर, मीडिया अपने तरीके से अपनी दुकान चलाता है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना। मैं किसी भी मीडिया या जर्नलिस्ट के ऊपर विश्वास नहीं करता। ये लोग डबल क्रॉस करते हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सामने वाले से पैसा लेते हैं, अगर पैसा नहीं मिला तो उसे ब्लैकमेल करते हैं और फिर जो भी इनको अच्छा लगता है उसको ये लोग ट्रीट करते हैं। मैंने अपने डिपार्टमेंट में रहते हुए इनकी हरकतें देखी हैं, तो मैं मीडिया की किसी भी रिपोर्ट को विश्वास नहीं करता। दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जर्नलिस्ट कौन बनता है जो ना आईएएस क्वालिफाई कर पाता है, आईपीएस बन पाता है, ना इंजीनियर बन पाता है, ना डॉक्टर बन पाता है, मतलब ना पीसीएस बन पाता है। वो अल्टीमेटली सोचता है कि चलो अभी मेरे पास में कोई और चारा नहीं है, मैं अब जर्नलिज्म को कर लेता हूँ और उसके बाद में किसी को पकड़ के किसी भी मीडिया हाउस में, अखबार में नौकरी कर लेता हूँ। तो ये इनका मेंटल कार्बर है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल डिजिटल मीडिया का, टीवी का ज़माना है, तो ये लोग लीप-पोत करके, चेहरे को सजा करके, लुभावने कपड़े पहन करके टीवी में आकर के बैठ जाते हैं और इनको देख करके लोग बाग सोचते हैं कि अरे बाप रे! ये बहुत बड़ा आदमी है। उनके पीछे ही देखते नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। असल में मीडिया की रिपोर्ट अगर आपको देखनी है तो आप अखबारों में जो जर्नलिस्ट लिखते हैं उनके बारे में देखिए। वो लोग ग्राउंड पे काम करते हैं और उसकी रिपोर्ट छापते हैं। खैर, यूपी में 2 हिंदी के प्रमुख अखबार हैं, जिसमें एक है अमर उजाला और दूसरा है दैनिक जागरण। इन दोनों पेपरों की आपस में प्रतिस्पर्धा होती रहती है। जब मैं छोटा था तो उस समय इलाहाबाद से एक अखबार छपता था, वो तुषारकांत घोष साहब का था। उसका नाम भारत हुआ करता था, बहुत प्रचलित था। उस समय वहाँ पर अमर उजाला नहीं मिलता था। दैनिक जागरण सिर्फ कानपुर से छपता था, इलाहाबाद से छपता भी नहीं था। खैर, अतीक अहमद 1962 में इलाहाबाद के चकिया इलाके में पैदा हुआ। इनके पिताजी तांगा चलाते थे। तांगा मतलब उसमें एक घोड़ा बंधा होता है और उसके पीछे सवारियां बिठा करके रेलवे स्टेशन से जहां पर भी जाना होता था। उस जमाने में 60s के जमाने में, जिस समय पैदा हुए थे, उस समय ज्यादा लोगों के पास में गाड़ियां नहीं थी। लोग बाग साइकिल रिक्शा पे या तांगे पे चलते थे। तो सबसे अच्छा धंधा ये था कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के सामने तांगा लगा दो और वहां से संगम की सवारियां लेके जाओ और संगम से फिर सवारियां वापस ले लाओ। ये धंधा करते रहते थे। अतीक की पढ़ाई लिखाई ज्यादा हुई नहीं। ये शायद स्कूल तक गया था, 10वीं का ड्रॉप आउट है या पहले भाग गया था वहां से। पढ़ने लिखने में इसका मन नहीं करता था क्योंकि गरीबी बहुत थी और उस इलाके में ऐसा कुछ है कि लोग बाग छोटे छोटे जब बड़े हो जाते हैं तो कहीं किसी दुकान में काम करते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। खैर, स्कूल से ड्रॉप होने के बाद में छोटे मोटे क्राइम करने लग गया। इलाहाबाद में मैं 78, 79 और 80 तक रहा हूँ। मैं अतरसुइया में गोलपार के पास में रहता था। उसके पश्चिम की तरफ का पूरा मुस्लिम्स का इलाका है और उस इलाके में ये लोग रहते थे। तो इनका क्या धंधा होता है, कभी इलीगल दारू लेकर के आ गए और उसको यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, कहीं कुछ चोरी वोरी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, यही काम करते थे।
कुछ दिनों के बाद ये आदमी इलाहाबाद रेलवे यार्ड से कोयले की चोरी करना शुरू कर दिया था। कोयले को चुरा करके बाहर होटलों में, दुकानों में बेचना होता था, उससे जो पैसा मिलता था उससे काम करता था। बाद में फिर ये धीरे-धीरे शायद आरपीएफ वालों से दोस्ती हो गई और इसने स्क्रैप, जो रेलवे का स्क्रैप होता है, उसको लेकर के बेचना शुरू कर दिया। उसका कुछ वो कर रहा था और उसी में धीरे-धीरे ये बड़ा बनता रहा। उस समय इलाहाबाद में एक गुंडा हुआ करता था, चांद मियां। ये उनकी मातहत काम करते थे। बाद में 79, जब ये 17 साल या साढ़े 17 साल का था, इसे कोई एक काम दिया गया और इसने सुपारी लेकर के पहला मर्डर किया। उस जमाने में 79 के आसपास में जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। शायद राम नरेश यादव वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ज्यादा बहुत खिचड़ी था, जो कैसे भी है, कुछ भी है, ये है, वह सब चलता है, समथिंग लाइक दैट। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा और ये आदमी धीरे धीरे अपना कारोबार वो करता रहा। इसको ब्रेक मिला जब इसका एक कंपटीटर था, शौकत अली कुछ नाम था, उसका कंपटीटर था। उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी और 1990 में उसका शायद एनकाउंटर हुआ था। खैर 1989 में, हाँ, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि चकिया इलाके में उस समय कोई भी आदमी जब अपनी जमीन खरीदता था तो उस जमीन खरीदने के पहले उसे अतीक से एनओसी लेनी पड़ती थी। एनओसी इन द सेंस, उसे जाकर के उसके हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे और उसको कुछ पैसे देने पड़ते थे। अगर अतीक की इजाजत हो जाए तभी आप उसकी रजिस्ट्री करवा सकते थे, अदरवाइज आप वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते थे। अगर आपने जमीन खरीदी, आपके जमीन पर नाजायज कब्जा हो जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, ये सब हुआ करता था। तो इस तरीके से इसने पैसा कमाया। 1989 में यूपी असेंबली का इलेक्शन इसने इलाहाबाद वेस्ट से लड़ा, इंडिपेंडेंट, जीत गया। दबदबा था उस समय, तो बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ करते थे। किसी की हिम्मत तो थी नहीं कि इसके खिलाफ कोई वोट दे दे, और पूरा भय का माहौल था। उसके बाद जब 1991 के इलेक्शन हुए, फिर ये इंडिपेंडेंट जीत गया। मतलब इसने चर्च लिया कि अब सर्वाइवल का रास्ता ऐसे ही है कि अगर पॉलिटिक्स में जाओगे, एमएलए बन जाओ, तो आपको कोई टच नहीं कर सकता है। उसके बाद साहब 1993 में फिर इंडिपेंडेंट जीत गए। मतलब उस समय 1989 में इलेक्शन हुए थे, बाद में फिर 91 में इलेक्शन हुए, उसके बाद 93 में इलेक्शन हुए। नाइनटीन 89 में इलेक्शन कैसे हुए थे? जब राम जन्मभूमि के आंदोलन चल रहा था, उस समय वहां पर शायद गवर्नमेंट गिरा दी गई थी। राजनाथ सिंह की गवर्नमेंट थी या किसकी गवर्नमेंट थी, उसको गिरा दिया गया था। उसके बाद वहां पे इलेक्शन हुआ, बाद में फिर वो कल्याण सिंह वहां के मुख्यमंत्री बने। 1991 में कल्याण सिंह गवर्नमेंट को हटाया गया, फिर से इलेक्शन हुए, ऐसा कुछ था। एनीवे 1996 के असेंबली इलेक्शन को, 1996 के इलेक्शन जीतने के बाद इसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और उसके बाद 1996 के इलेक्शन को इसने लड़ा। 93 और 96 के बीच जब इसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और यूपी में मतलब मायावती की सरकार थी, मायावती की सरकार समाजवादी पार्टी के साथ चल रही थी। मायावती अपनी चीफ मिनिस्टरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से 6 महीने में छोड़ देना चाहिए था, वो उसको नहीं छोड़ा। तो इनका विधानसभा में या गेस्ट हाउस में कहीं पर बहुत तमाशा हुआ और उस गेस्ट हाउस कांड में सबसे अहम रोल अतीक अहमद ने अदा किया और उस चक्कर में ये पूरे नेशनल एरेना में नोटिस में आया। 96 में फिर समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ा। उसके बाद 99 में
98 में इसने अपना दल ज्वाइन कर लिया और 99 से लेकर के 2003 तक ये अपना दल का प्रेसिडेंट रहा। 2003 में इसने मुलायम सिंह साहब की सरकार आ गई थी तो इसने फिर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। 2004 में ये फूलपुर से इलेक्शन लड़ा समाजवादी पार्टी के टिकट पर और जीत गया। उस समय ये इलाहाबाद वेस्ट से एमएलए था तो इसको इलाहाबाद वेस्ट के एमएलए शिप से हटना पड़ा और वहां पर इलाहाबाद वेस्ट में दोबारा से इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में इसने अपने भाई को खड़ा किया, अशरफ को खड़ा किया। शायद अशरफ हार गया था और राजूपाल जीत गया था। जब राजूपाल जीत गया तो राजूपाल की इन लोगों ने 2005 में दिन दहाड़े हत्या करवा दी। उसके बाद ये भाई 2012 में यूपी के इलेक्शन इलाहाबाद वेस्ट से लड़ा, जीता। हाँ, 2012 में इसे लड़ा और लेकिन पूजा पाल ने, राजूपाल की वाइफ ने इसको हरा दिया था शायद। 2014 में समाजवादी पार्टी ने इसको श्रावस्ती से टिकट दिया इलेक्शन एमपी के लिए और ये वो इलेक्शन हार गया। 2018 में भाई ने बाई इलेक्शन जो हुआ था फूलपुर में, केशव प्रसाद मौर्य ने 2014 के इलेक्शन जीते थे। उसके बाद उनको 2017 में जब यूपी की गवर्नमेंट में डिप्टी बनाया गया तो 2018 में वहां पे इलेक्शन हुए। 2018 में ये इंडिपेंडेंट फूलपुर से लड़ा था लेकिन हार गया। 2019 में भाई साहब के पास इतनी ज्यादा गर्मी थी पैसे की कि इन्होंने वाराणसी में इंडिपेंडेंट के तरीके से नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा था। तो इसके पहले इन्होंने 2009 में प्रतापगढ़ से इलेक्शन लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाए। 2009 का पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाए। ये इनकी थी। अब समस्या ये है कि 2012 में जब ये इलाहाबाद वेस्ट से इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय जेल में थे। इन्होंने जेल से ही नॉमिनेशन भरा था और बेल पर आने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जजेस ने इसके एप्लीकेशन को सुनने से मना कर दिया था और 11वें जज ने इसकी एप्लीकेशन को सुना था और इसको बेल दे दी थी। इसका इतना बड़ा आतंक था। मोदी योगी जी के आने के बाद में ये भाई देवरिया जेल में था। वहां पर लखनऊ के किसी एक बिजनेसमैन को बुलाया, कोई जायसवाल करके था, मयंक जायसवाल, मोहित जायसवाल समथिंग था, उसको बुला करके वहां पर काफी टॉर्चर किया, ये किया वो किया। बाद में देवरिया जेल से इसका ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर साबरमती कर दिया गया। जब ये जेल में था, इसका भाई भी जेल में था, इसका लड़का भी जेल में है दोनों। जब ये जेल में था तो इसने राजूपाल के हत्याकांड में जो गवाह, अहम गवाह था और जो उसका पैरवी कर रहा था, एडवोकेट उमेश पाल था, उसकी हत्या का योजना बनाई। जब ये जेल में था तो इसके पूरा राजपाट जो था, जो कामकाज था, उसकी देखभाल इसकी बीवी शाइस्ता परवीन करती थी। तो शाइस्ता परवीन के कॉन्ट्रैक्ट में था। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि आजकल भी आप जेल में रहते हैं तो क्या हुआ, जेल से आप आराम से फोन जेलर को पटा करके, वहां के वार्डन को पटा करके फोन की सुविधा ले सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। तो ये अपनी बीवी से बात करता था, अपने बुर्गों से बात करता था और इस तरीके से फरवरी के महीने में उमेश पाल को तुमनगंज इलाके में मार दिया गया। उसमें 13 लोगों को नामजद किया गया। इसका इनाम भी था, इसके भाई का नाम था
इसके लड़के का नाम था और बाकी लोगों के नाम थे। उस केस में उमेश पाल को इन लोगों ने पहले किडनैप किया था, तो उसने एक कंप्लेन मारी थी। उस केस में अतीक को मार्च के महीने में उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन उमेश पाल की हत्याकांड के चक्कर में फिर से जब साबरमती से इसको ले जाया गया, तो इसको 5 दिन की पुलिस रिमांड में दिया गया था। पुलिस रिमांड में देने के बाद, जैसा कि प्रोटोकॉल है कि हर एक दिन आप दिन में इंक्वायरी करिए, शाम के टाइम में मेडिकल करवाइए, जिससे कि मालूम पड़े कि मारपीट तो नहीं की गई है। तो इनके साथ में यही होता था। तेरह तारीख को इसके लड़के का झांसी में इनकाउंटर हुआ। 15 तारीख को उसका इलाहाबाद में दफन किया गया। 13 तारीख को जब इसके लड़के का इनकाउंटर हुआ, उस समय ये इलाहाबाद की कोर्ट में, प्रयागराज की कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए थे। इनको कोर्ट में मालूम पड़ा कि इनके लड़के का कोई इनकाउंटर हो गया है। 14 तारीख को उनके लड़के का झांसी में पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद में वहां से डेड बॉडी इलाहाबाद लाई गई, यहाँ पर इनको दफन किया गया। इनके लड़के के दफन होने के टाइम इनकी बीवी वहां पर नहीं आई थी और ना इनको जाने दिया गया वहां पर सिक्योरिटी रीजन से। तो 13 तारीख को जब इनको पुलिस रिमांड हुई, तो 14 तारीख को कोर्ट मेडिकल के लिए लेके गए। उस दिन जिन लोगों ने इनको मारा है, उस दिन की रेकी की थी। पहले तो उनका प्लान 13 तारीख को ही मारने का था, लेकिन जब असद का इनकाउंटर का समाचार मिला, तो ये जो मारने वाले थे किलर्स, ये लोगों ने अपना प्लान बदल दिया। 14 तारीख को रेकी हुई कि भाई ठीक है, कहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है, उसके बाद में कितने कदम के बाद ये अंदर जाते हैं, ये है वो है। तो 14 तारीख को रेकी की और 15 तारीख को उन लोगों ने रात को खत्म कर दिया। अब यह है पूरी हिस्ट्री अतीक के भाई की और पूरी दुनियादारी की। अब क्या है, मीडिया अपना रंडी रोना चालू करके बैठी हुई है, नहीं मानना चाहिए था, ये है वो है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अतीक और उसके भाई की हत्या सुपारी देकर के उन लोगों ने करवाई है जो उमेश हत्याकांड में अभी तक फरार हैं, और उनको इस बात का डर था कि अतीक या अशरफ उनके बारे में पूरा खोल देगा। क्योंकि जो मेरा एक अपना व्यू है वो ये है कि जिस तरीके के हथियार अतीक और अशरफ को मारने में इस्तेमाल किए गए हैं, वो हथियार सिर्फ अतीक गैंग के पास ही हो सकते हैं। तो अतीक गैंग के वो गुर्गे जो अपने आप को बचाना चाहते हैं, और अतीक और अशरफ इनको फंसा देंगे, इनका नाम ले लेंगे, इसलिए इन्हीं लोगों ने अतीक और अशरफ को मरवाया है, गुंडे हायर करके। ये गुंडे भी इसी इलाके के हैं, चाहे वो बांदा हो, चाहे वो हमीरपुर हो, चाहे वो कासगंज हो सकता है। और जो थेरियां चल रही हैं कि इसमें आर्म स्मगलर का काम नाम होगा, काम ये है वो है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अतीक के अपने गुंडे, जिन लोगों ने अतीक का साथ दिया था, वो किसी और गैंग के लिए काम कर रहे होंगे, और उन लोगों ने बाकी सबका आता पता ना चले, इसीलिए अतीक और अशरफ को मरवाया है। ये मेरा एक अपना व्यू है। खैर, ये 20 मिनट का वीडियो, 19 या 20 मिनट का वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि काफी लोग दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, टीवी में ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो चलो हम भी अपना बीच में घुस करके कुछ असलियत बता देते हैं। तो ठीक है, आगे आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, दूसरों के साथ में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय।